राधे राधे। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करते हैं। अगर आपने राइट इशू में पार्ट लिए है या फिर पार्शली पेड शेयर्स को बाय किया है, आरई शेयर्स को बाय किया है, तो वहां पे आपने ना जितना टैक्स पे करना चाहिए आपको, आपने हमेशा उससे एक्स्ट्रा टैक्स पे किया है। मैंने इस पॉइंट के ऊपर मार्च में बात की थी कि आप बायबैक के अंदर और राइट इशू के अंदर हमेशा आप एक्स्ट्रा टैक्स पे कर रहे हो। जो जितना आपका प्रॉफिट बनता है उसके बेस पे टैक्स नहीं बनता है आपका। तो ये क्या मैटर है पूरा, और उसे हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, कैसे इसको सही कर सकते हैं, उस पूरी बात मैं आज करने वाला हूं। वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। अगर कभी भी आपने किसी भी साल के अंदर राइट इशू में पार्ट लिया है या फिर आगे का भी पार्ट लेने प्लानिंग कर रहे हो, आरई शेयर्स बाय की है, पार्शली पेड पीपी शेयर्स बाय की है, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को प्लीज़ एंड तक कंप्लीट चेक कर लेना, क्योंकि इस मैटर के ऊपर आज तक किसी ने बात नहीं करी है। हालांकि सबको पता है कि ये चीज़ गलती होती है, बट इस मैटर पे आज तक बात किसी ने नहीं की है। तो करिए स्टार्ट, चलते। ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं एग्जांपल के लिए आपको समझाता हूँ कि भैया अडानी एंटरप्राइजेस जो राइट इशू आया था, मैं उसको एग्जांपल लेता हूँ। आपके पास में जो भी कंपनी के राइट इशू पार्ट लिया हो आपने, तो वहाँ पे आप उसको काउंट कर सकते हो। देखिए होता क्या राइट इशू के अंदर, हमने मान लो आरई शेयर्स को बाय कर लिया या फिर हमने मान लो पार्शली पेड शेयर्स को बाय कर लिया। अब क्या होता है कि हमने बाय कर लिया उसको, और फिर उसके टाइम फ्रेम के अंदर वो 5-10 दिन ट्रेडिंग करते हैं। अगर हमने उस टाइम फ्रेम के अंदर उसको सेल नहीं किया तो उसके बाद में क्या होता है, हमें राइट इशू अप्लाई करना पड़ता है, पेमेंट और देनी पड़ती है। ठीक है, आपने पेमेंट और दे दी। वो पेमेंट देने के बाद में ना आपको उस कंपनी के फुल शेयर मिल जाते हैं। ठीक है, वो मानता हूं मैं। बट जो आपके आरई शेयर्स थे, जो आपके पार्शली पेड शेयर्स थे, वो मार्केट से डीलिस्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं? डीलिस्टिंग उनकी हो जाती है। तो अगर आपने आरई शेयर्स को बाय किया था या आपने पार्शली पेड शेयर्स को बाय किया था और वो मार्केट से डीलिस्ट हो गई है, तो उसका जो पीएनएल है, जो आपने उसको बाय करने में पैसा दिया था, वो काउंट ही नहीं होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई भी शेयर मार्केट से डीलिस्ट होता है और उसके अंदर आपने उसको बाय करने के लिए जो फंड लगाया था, जो पैसा लगाया था, वो आपका पैसा काउंट ही नहीं हुआ। क्यों? डीलिस्ट वाले शेयर्स की एंट्री जो है वो पीएनएल शीट में नहीं आती है, वो ईयरली पीएनएल में उसकी एंट्री काउंट नहीं होती है। मतलब आपका पैसा आपने लगा भी दिया, वो कंपनी डीलिस्ट भी होगी, वो शेयर डीलिस्ट भी हो गया, और फिर भी आपको उसके बदले में कोई आपको कुछ नहीं मिला, आपका पैसा वेस्ट चला गया। अडानी एंटरप्राइजेस कंपनी का राइट इशू है वो लास्ट के 2025 के अंदर नवंबर दिसंबर में आया था। ठीक है, उस टाइम पे उसके आरई शेयर्स ट्रेडिंग कर रहे थे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उसके आरई शेयर्स को बाय कर लिया। उसके आरई शेयर्स जो है, अडानी ईएनटी कंपनी के आरई शेयर्स जो है, वो नवंबर दिसंबर के अंदर 350, 400, 450 के आसपास ट्रेडिंग कर रहे थे। तो मैंने क्या उसमें पार्ट्स में इन्वेस्टमेंट करी थी, पार्ट्स में बाय किया था। कुछ मैंने 480 बाय किया था, कुछ मैंने 450 बाय किया था, कुछ मैंने और गिरता गया था। उस टाइम क्या स्टॉक डाउन तो जा रहा था, तो स्टॉक गिर रहा था, तो उसके अडानी के जो आरई शेयर वो गिर रहे थे। तो 480-70 के आसपास मैंने उसमें बाइंग चालू करी थी, और वो गिरते 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 350, 320 तक भी आ गया था वो शेयर। तो मैंने कंटिन्यू उसमें बाइंग करता चला गया था और काफ़ी सारी बाइंग कर ली थी मैंने। ठीक है, फिर वो 320-30 तक गया, वहां से वापस से ऊपर आया, 400 आया, 420-30 आया, 440 तक गया था। ठीक है, पूरा ऊपर नहीं गया, वहां तक गया था। तो मैंने क्या किया कि जो मैंने नीचे के भाव में शेयर लिए थे ना, उनको बेच दिया। किनको? आरई शेयर्स को। मैं फुल शेयर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं खाली बस आरई शेयर्स की बात कर रहा हूं। मैंने आरई शेयर्स में काम क्यों किया था उस टाइम के ऊपर, उसकी स्ट्रेटेजी होती है एक। उसकी बात मैंने राइट इशू की स्ट्रेटेजी बना रखी है, मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेंशन, चेक कर लेना, वहां मैंने बात पूरी कर रखी है कि भैया राइट इशू के अंदर पार्ट कैसे लेते हैं, वहां पे क्या क्या स्ट्रेटेजी प्ले करते हैं, क्या क्या स्ट्रेटेजी से वहां पे पैसा बनता है, वो बात कर रखी है। उसकी बात नहीं करेंगे। अभी समझिए क्या हुआ था। तो मैंने क्या किया, मैंने उसके 2,500-3 हज़ार शेयर बाय किए थे आरई शेयर्स के पार्ट्स के अंदर करता का इन्वेस्टमेंट, और मैंने कुछ पार्ट को उसमें सेल कर दिया था। क्यों? जो नीचे की बाइंग थी मेरी, वो ऊपर आ गए, प्रॉफिट में आ गई थी मेरी। ठीक है, जब वापस से वो शेयर ऊपर आया था तो मैंने सेल कर दिया। बट मेरे पास में 1500 करीब शेयर जो आरई शेयर्स रह गए थे। और आरई शेयर्स जो होते हैं ना, या आरई बोल लो या पार्शली पेड बोल लो, वो कुछ टाइम के लिए आते हैं बस मार्केट में, 8-10 दिन के लिए आते हैं। ठीक है, उसके बाद में उनमें ट्रेडिंग बंद हो जाती है। तो वैसा ही हुआ, जो शेयर मैंने सेल कर दिए आरई शेयर्स, बट जो शेयर बच गए थे ना, वो उनमें ट्रेडिंग बंद हो गई है, दिसंबर में बंद हो गई थी। फिर उसके बाद में आपको उसके अंदर एडिशनल पेमेंट करना पड़ा था। कंपनी ने पेमेंट को 3 पार्ट में लिया था, 450 में लिया, जनवरी में लिया था, फिर फरवरी में 450 लिया था, और फिर 900 रुपये आपका मार्च में लिया था। अब मान लेते हैं कि भैया आपने दिसंबर में आरई शेयर्स को बाय किया था 400 रुपये के अंदर, मान लेते हैं,
और आपने उसकी 450 की पेमेंट और कर दी, तो आपको उसके PP1 शेयर मिल गए जनवरी के अंदर। बट दिक्कत क्या हुई पता है? दिक्कत यहां होती है कि भैया आपने पार्शली पेड जो PP1 शेयर मिले हैं ना आपको, उसकी आपको कॉस्ट जो शो कर रही होती है डीमेट में, वो करती है 450 रुपीज की। रिपीट कर रहा हूं, जो आपको पार्शली पेड शेयर्स मिले थे, आपने अप्लाई किया आरटीसी में, आपको पार्शली पेड शेयर्स मिले थे, उसकी कॉस्ट जो है ना वो आपको शो करती है 450 रुपीज की। कौन सी कॉस्ट होती है ये? जो आपने राइट इशू के अंदर अप्लाई में पे किया था ना पैसा, वो शो करती है। बट हमने तो आरई शेयर्स को बाय किया था, उसकी कॉस्ट कौन काउंट करेगा? वो कॉस्ट काउंट नहीं होती है। क्यों? वो कॉस्ट आपके वो आरई शेयर्स हो गए डी लिस्ट, तो उसकी कॉस्ट काउंट ही नहीं हुई। मतलब मेरा पैसा जो लगा, कितना लगा? मैंने 400 रुपये के आरई शेयर्स बाय किए थे, वहां लगा। उसके बाद मैंने 450 रुपीज़ के आरई शेयर्स की पेमेंट करी थी, पहली पेमेंट जो होती थी उसकी अडानी की, वो करी। तो मेरी कॉस्ट जो है वो कितनी बैठी? वो बैठी 400 प्लस में 450, मेरी कॉस्ट बैठी 850 रुपीज़ की। ठीक है। बट आपके डीमेट अकाउंट में क्या शो करता है? आपके डीमेट अकाउंट में शो करता है कि भैया आपके पास में पार्शली पेड शेयर्स है, PP1 शेयर्स है अडानी कंपनी के, उसकी कॉस्ट आपकी है 450 रुपीज़ की। जो आपने अप्लाई में पे किया है वो कॉस्ट वहां शो करता है, आप चेक कर लेना, ये होता है हमेशा। तो इससे क्या हो गया? जो आपने 400 रुपये के आरई शेयर्स बाय किए थे ना, वो तो आपका गायब ही हो गए, वो डिलीट हो गए, गायब हो गए। और जो PP1 शेयर आपको मिले हैं, उसकी प्राइस उस टाइम था 900 रुपये के आसपास का। तो जहां आपकी कॉस्टिंग 850 की पड़ती और आपको 900 का प्राइस चल रहा होता है, तो आपको गेन 50 रुपीज़ का बनता खाली। वहीं आपकी जो कॉस्टिंग है वो दिखा रहा है कि भैया आपकी कॉस्टिंग जो है 450 रुपये की है और प्राइस चल रहा है 900 रुपये का, आपका गेन चल रहा है 450 रुपये का। आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है, आप चेक करना पीएल के अंदर, यही होता है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जो शेयर्स आपके डीलिस्ट हो जाते हैं ना, उसके अंदर आपने कॉस्टिंग में जो पैसा पे किया होता है, वो पैसा आपका वेस्ट हो जाता है, वो पैसा कहीं काउंट ही नहीं होता है। अगर आपका कोई स्टॉक है वो डीलिस्ट हो गया, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सेबी की तरफ से कोई रूल नहीं है अभी कि भैया अगर स्टॉक डीलिस्ट हो गया तो आपका जो उसका कॉस्ट लगी है, आपने जो उसको बाय करने में पैसा दिया है, वो आपका शॉर्ट टर्म लॉस काउंट करे, ऐसा अभी सेबी का कोई रूल नहीं आया है। बट अगर आपने राइट इश्यू को पार्शली पेड शेयर्स में कन्वर्ट किया है या फिर पार्शली पेड शेयर्स को आपने फुल शेयर में कन्वर्ट किया है, तो आपके अंदर वहां पे आपको कॉस्ट को मैनेज करना जरूरी है। मान लेते हैं कि भैया आपने जनवरी के अंदर अडानी के PP शेयर बाई कर लिए, मान लेते हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू 900 रुपये के आसपास की थी, 800-900 के बीच की थी। आपने वो बाई कर लिए, आपने उसको सेल नहीं किया, उसको होल्ड कर लिया, वो आपके मार्केट से डिलिस्ट हो गए, मार्केट से गायब हो गए। फिर आपने उसकी पेमेंट और कर दी, सेकंड पेमेंट जो थी 450 की वो कर दी, ठीक है। फिर आपको PP2 शेयर मिल गए। अब जो आपको PP2 शेयर मिले थे ना, उसकी मार्केट में जो ट्रेडिंग प्राइस था वो था 1300 के आसपास का। बट आपकी कॉस्टिंग क्या शो कर रहा है कि भैया आपकी कॉस्ट जो है वो 450 की है। क्यों है 450 की? क्योंकि आपने जो पार्शली पेड PP1 शेयर्स को बाय करने में पैसा लगाया था ना, वो पैसा आपका काउंट ही नहीं हो रहा है। थोड़ा सा मैं जानता हूं अगर आप इस चीज से फैमिलियर नहीं हो, अगर आपको ये चीज की जानकारी नहीं है, तो आपके लिए ये टॉपिक थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है कि सर क्या ही बात कर रहे हैं। क्योंकि जो ये चीज करता है ना, उसे पता है कि ऐसा होता है। अगर आपने अभी तक राइट इशू में काम नहीं किया है, आपने आरई शेयर्स को बाय नहीं किया है, PP शेयर्स को बाय नहीं किया है, तो ये वीडियो अभी तक आपके ऊपर से जा रही है। मैं खुद बोल रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा ना ये कंसेप्ट समझना मुश्किल है। जिसके जो ये भुगतभोगी है ना, जो ये फेस कर रहा है, वो जानता है, मुझे पता है, मैं जानता हूं। लास्ट ईयर भी ऐसा होता है, इस बार भी ऐसा होता है कि जो शेयर डीलिस्ट हो जाते हैं उनकी कॉस्ट काउंट ही नहीं होती है। तो अब हमें करना क्या है, हमारा सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन जो मैं कर रहा हूं वो बताता हूं आपको मैं, वो लीगली सही है, ठीक है। आपको भी उसके अकॉर्डिंग प्लान करना है। मैं खाली अभी एक एग्जांपल ले रहा हूं अडानी कंपनी का, आपको सेम ये एग्जांपल जो भी आपके पास शेयर है उसमें अप्लाई करके करना होगा। तो क्या हुआ था, मैंने आरई शेयर्स को बाय किया हुआ था, मेरी कॉस्टिंग उसमें 400 के आसपास की लगी हुई थी। आपकी वो कॉस्टिंग चेक कैसे करोगे आप अपनी खोलना ट्रेड बुक, आपकी जो होते हैं ट्रेड बुक, वहाँ खोलना, वहाँ पे आपके पास में आ जाएगी आपने किस टाइम पे क्या प्राइस पे शेयर को बाय किया था। तो मैंने आरई शेयर्स को दिसंबर के अंदर 400 रुपये के आसपास में बाय किया था, ठीक है। अब मैंने उसकी पेमेंटें कर दी। पहली पेमेंट 450 की, वो भी कर दी। सेकंड पेमेंट 450 की, वो भी कर दी। थर्ड पेमेंट 900 की, वो भी कर दी। मतलब मैंने उसके अंदर जो 1800 रुपये 1800 पे करने थे वो पे कर दिए। और मेरे ऐसे पार्ट्स में करते करते पहले मुझे PP1 शेयर मिला, फिर PP2 शेयर मिला, फिर मुझे फुल शेयर मिला। मुझे मार्च के एंड तक फुल शेयर मिल गया अडानी कंपनी का।
जिसकी मेरी एक्चुअल कॉस्ट कितनी पड़ी थी, मैंने 1800 पे की है नेट बैंकिंग से रेड इशू के अंदर, और जो मैंने स्टार्टिंग में बाई किया 400 बाई किए थे, मेरी एक्चुअल कॉस्ट पड़ी 2200 रुपये की 2200 की। ठीक है, उस टाइम जो स्टॉक का प्राइस है वो 2300 के आसपास चल रहा था, बट मेरे डीमेट अकाउंट में क्या शो कर रहा था कि भैया आपकी कॉस्टिंग जो है वो खाली 1800 रुपये की है। क्यों? क्योंकि जो आरई शेयर्स मैंने स्टार्टिंग में बाय किए थे वो तो डीलिस्ट हो गए हैं, वो तो काउंट ही नहीं हुए। तो मेरा जो गेन एक्चुअली कितना हुआ था, 2200 की मेरी कॉस्टिंग थी, 2300 का प्राइस चल रहा था, एक्चुअली गेन मेरा था 100 रुपये का, बट आपके डीमेट अकाउंट में एक्चुअल गेन कितने का आया, 500 रुपये का। क्यों? वहां कॉस्टिंग शो कर रहा है 1800 रुपये की, और आपका 2300 में आपका प्राइस चल रहा है, आपका गेन दिखा दिया 500 रुपये का उसने, और 500 रुपये गेन दिखा दिया, शॉर्ट टर्म गेन दिखा दिया, वहां पे 20% का टैक्स बनता है, मतलब आपका कितना हो गया, 100 रुपये का टैक्स बन गया, जबकि आपका टैक्स जो है वो 20 रुपीज बनना था। समझ रहे हो? ये तो मैं खाली एक शेयर की बात कर रहा हूं, मेरे पास में इसके 10-12 लाख 15 लाख का माल था। तो अब सोचिए कि मेरा टैक्स जितना बनना था उससे 5 गुना टैक्स एक्चुअल में शो हो गया है। क्यों? क्योंकि राइट इशू का प्राइस काउंट ही नहीं किया गया। तो वहां पे क्या करना होता है, आपको मैन्युअली खुद करना पड़ेगा, आपको खुद चेक करना पड़ेगा कि भैया पूरे साल के अंदर, उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपने कितने कितने राइट इशू में पार्ट लिए हैं, उनको कब कब बाय किया, आपको उसके नोट रखना पड़ेगा। या आप अपने ट्रेड बुक खोलिए, वहां भी आप चेक करोगे ना, लिखोगे आरई, सर्च करोगे आरई, तो वहां पे आपके लिस्ट आ जाएगी भैया आपने कौन कौन से आरई शेयर्स में काम किए हैं। मैंने क्या किया, वहां पे मेरी कॉस्टिंग दिख रही थी 1800 रुपये की, और जो मैंने 400 रुपये के आरई शेयर्स को बाय किया था वो कॉस्टिंग गायब हो गई, वो कॉस्टिंग मेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि वो शेयर डीलिस्ट हो गया, वो डीलिस्टिंग वाला शेयर आपके पीएनएल में आया नहीं है। तो मैंने मैनुअली जाके उस कॉस्टिंग को 1800 की जगह 2400 किया, सॉरी 2200 किया, सॉरी, क्यों 400 रुपये इंक्रीज करने थे। अगर आप पीएनएल शीट खोलते हो तो वहां पे आपका पूरा सब लिस्ट बनी होती है कि ये शेयर्स को आपने कहां बाय किया, कहां सेल किया, तो वहां पे आप मैनुअली, वो एक एक्सेल शीट होती है, वहां पे आप मैनुअली खुद भी वहां पे एंट्री कर सकते। तो वहां मैंने उसको 1800 को काट के वहां 2200 किया, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं की है, हमने जो पैसा पे किया हमने वो लिखा है। क्योंकि ये सिस्टम का फॉल्ट है। सिस्टम का फॉल्ट है क्या, कि आपका जो शेयर डीलिस्ट हो गया है वो एंट्री काउंट ही नहीं करते, ये सिस्टम का फॉल्ट है, ये हमारा फॉल्ट नहीं है। और एक्चुअली में आरई शेयर्स डीलिस्ट नहीं होते हैं, वो आगे तो आगे ट्रांसफर होते रहते हैं, तो उनकी जो कॉस्टिंग है वो भी आगे ट्रांसफर होनी चाहिए थी, वो ट्रांसफर होती नहीं है, तो उसको रेक्टिफाई करना पड़ता है, इसे रेक्टिफिकेशन बोलते हैं, इसको कुछ और गलत चीज नहीं बोलते हैं। तो क्या होता है, अगर आप मान लो पीएनएल शीट पे काम करना आपको नहीं आता है कि सर एक्सेल में चेंज करेंगे तो क्या अपने आप एंट्री बदल जाएगी, वो होगा, आपको नहीं आता है, तो क्या करो आप कैसे आईटीआर फाइल करते हो? देखिए आईटीआर फाइल लोग दो तरीके से करते हैं। फर्स्ट वे, आपका सीए फाइल करता है, मान लो सीए क्या करता है, सीए आपकी पीएनएल शीट मंगवाता है आपसे, वहां पे चेक करता है कि भैया आपने पूरे साल में कितने शेयर्स बाय किए, कितने शेयर सेल किए, उनकी कॉस्ट क्या है, सेलिंग वैल्यू क्या है, वो एंटर करता है कि भैया हाँ कॉस्ट ये है, सेलिंग ये है, प्रॉफिट इतना है, इसका टैक्स लगा इतना, सॉरी चार्जेस लगे आपके, जो भी चार्ज लगते हैं, एसटीटी ब्रोकरेज सब काट के आपका पीएनएल बन जाता है, वो बनता है। तो उस सीए को बोलो कि मेरी ये 2-3 एंट्री जो है, इस एंट्री में जो कॉस्ट प्राइस है वो ये नहीं है, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ये होनी चाहिए यहाँ पे, वो आपका चेंज कर देगा। उसको 1 मिनट लगना है, कुछ नहीं लगना, वो कैलकुलेशन जो करता है ना, सारे कॉस्ट प्राइस सम करता है, उस सम में वो चेंज कर देगा तो उसका काम हो जाएगा। आपको बोलना आपका फर्ज है, आपको बताना पड़ेगा उसको। बाकी अगर आपको आईटीआर भरने में हेल्प चाहिए हो या आपको आईटीआर भरना ना आता तो मेरे जो सीए है उनका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे मेंशन कर दिया है, अगर आप चाहो तो उससे बात कर सकते हो, वो आपके आईटीआर भरने में पूरी हेल्प कर देगा। किसी सीए की रिक्वायरमेंट हो आईटीआर फाइल करने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में नीचे और नंबर मेंशन किया हुआ है, आप जाके उससे बात कर सकते हो। बट अगर मान लो आप खुद मैनुअली काम कर रहे हो, कि भैया मैं एक्सेल शीट में चेक कर लिया मैंने मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, तो आपको मैनुअली जो टोटल कॉस्ट आपकी आई है ना, जो सम किया आपने उस कॉस्ट का, उसके अंदर मैनुअली आपको वो अमाउंट जो आपने आरई शेयर्स को बाय करते टाइम पे की थी वो आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर ना लोग फोकस करते नहीं है। लोग करते क्या है, अपना वही होता है, बस पीएनएल खोला, कितना आपका अमाउंट आ रहा है वो भरा, एंटर करा, अपना पे कर दिया टैक्स। उनको ध्यान नहीं होता कि भैया उसमें वो एंट्री नहीं आई है, जो शेयर डीलिस्ट हो गया है वो एंट्री उसमें है ही नहीं है, तो वो उनको माइंड में होता ही नहीं है कि भैया ये एंट्री मिस हो गई है, हमारी कॉस्ट जो है वो एक्चुअल कुछ और थी और अब जो दिखा रहा है कुछ और दिखा रहा है। तो इसलिए इस चीज़ से ना काफ़ी लोगों का बड़ा बड़ा टैक्स बच जाता है, जितना टैक्स उनका बनना चाहिए था उससे वो बहुत एक्स्ट्रा पे कर देते हैं। मैंने खुद 1-2 बार पे किया है,
बट जब मेरी समझ में आया लास्ट ईयर, तब मैंने इसको चेंज किया, खुद चेक किया, तो भैया पता चला कि भैया ये भी सब गेम चल रहा है। इस बार फिर भी मेरा कम है, 1-2 शेयर थे, बट लास्ट टाइम 5-6 शेयर्स में मैंने आर शेयर्स में काम किया था, तो उन सबकी एंट्री गायब हो रखी थी। तो वो एंट्री सब सही किया, तब जाके मेरा टैक्स जो एक्चुअल दिखा रहा था उससे काफ़ी कम टैक्स मुझे पे करना पड़ा था। मान लेते हैं कि जैसे मेरी एग्जांपल लेता हूँ, मेरी मान लो एनुअल जो कॉस्ट आई है, मतलब मैंने टोटल जो बाइंग करी है पूरे साल में, मान लो 40 लाख की करी है, मान लेता हूँ 40 लाख की करी, ठीक है। और मैंने जो आर शेयर्स को बाई किया था उसकी वैल्यू 3 लाख की थी मान लेते हैं। तो मुझे उस 40 लाख के अंदर 3 लाख को ऐड करना पड़ेगा, ताकि मेरी टोटल कॉस्ट जो है वो बन जाएगी 43 लाख की। समझ रहे हो? वो मैनुअली आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? ये पॉइंट समझ गए। सेकंड, लोग क्या करते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि भैया वो लोग अपना ये शीट खोलते नहीं है। वो क्या खोलते हैं? वो खोलते हैं अपना P&L स्टेटमेंट, आपका जो ब्रोकर में दिखता है कि भैया आपने 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च तक इतना पैसा कमाया, इतना प्रॉफिट कमाया आपने, वो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स पे करके अपना निकल लेते हैं। तो आपको वहाँ भी मैनुअली चेंज करना पड़ेगा। मान लेते हैं आपका प्रॉफिट जो है वो 3 लाख रुपए का आया है, मान लेते हैं शॉर्ट टर्म की 3 लाख का पूरे साल के अंदर दिखा रहा है आपको, और आपको पता है कि भैया मैंने ये 2-3 स्टॉक्स के अंदर आर शेयर्स को बाय किया था, इस प्राइस पे बाय किया था, इतनी अमाउंट वहाँ इन्वेस्ट की थी, बट वो शेयर्स आपके डीलिस्ट हो गए हैं। तो आपको वो जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट आपकी लगी है, वो आपके इस शॉर्ट टर्म प्रॉफिट में से आपको माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्चुअली में वहाँ पे वो काउंट नहीं हुआ है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? तो आपको माइनस करना पड़ेगा। तो ऐसे काम होता है। या तो अपने सीए को बोलिए कि वो जो टोटल कॉस्ट काउंट करेगा, कॉस्ट सारी कॉस्ट का सम करेगा, जो भी आपने शेयर्स बाय किया उसकी बाइंग वैल्यू निकालेगा, तो वहाँ पे उसको वो एडजस्ट करे, उसको वो चेंज कर दे। आप उसको एंट्री बोल दो, कर देगा वो, ठीक है। या फिर आप खुद कर रहे हो तो आप खुद चेंज कर लेना, या फिर आपने शॉर्ट टर्म गेन के अंदर में से वो अमाउंट जो आपने आर ई शेयर्स को बाय करने में पे की थी वो आपको उसमें माइनस करनी पड़ेगी। ध्यान रखना, जो अमाउंट आपने अप्लाई में पे किया ना, आप अप्लाई जो करते हो नेट इशू को नेट बैंकिंग से या अपने मोबाइल बैंकिंग से, वो अमाउंट तो काउंट हो जाती है, वो नहीं काटनी है आपको, वो अमाउंट काउंट हो जाती है आपकी। बट जो आपने आर ई शेयर्स को बाय करने में अमाउंट दी थी ना, वो काउंट नहीं होती है। या आपने पार्शली पेड शेयर्स को बाय किया था मार्केट से, वो अमाउंट काउंट नहीं होती है। अगर आपको आर ई शेयर्स फ्री मिले थे, क्यों? क्योंकि आप उस कंपनी के शेयर होल्डर थे। अगर आपको आर ई शेयर्स फ्री मिले थे तो आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये सब जो गेम होता है, ये सब जो टैक्स का जो सिस्टम हो जाता है, ये किन के लिए होता है? जिन लोगों ने आर ई शेयर्स को फ्रेश बाय किया हो, या फिर उन्होंने पीपी शेयर्स को फ्रेश बाय किया हो। मान लेते हैं आपके पास में इस कंपनी के मेन शेयर पड़े थे, आपको आर ई शेयर्स कुछ रेशियो में फ्री मिले थे, तो आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, अगर आपने उसके ऊपर एक्स्ट्रा और बाय किए थे तो काम करना है आपको भी। अगर आपने एक्स्ट्रा और बाय नहीं किए तो कुछ नहीं करना है आपको। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ लोग क्या बोलते हैं कि सर हमने आर ई शेयर्स हमें मिले थे, हमने उसको कुछ नहीं किया, वो डीलिस्ट हो खत्म हो गए, हमने आगे अप्लाई भी नहीं किया, तो क्या करें हम? तो कुछ नहीं करना है आपको। फिर आप इस टॉपिक पे आप हो ही नहीं। ये टॉपिक किन के लिए है? ये टॉपिक ध्यान सुनना, ये टॉपिक उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने आर ई शेयर्स में बाय किया, उसको सेल नहीं किया, उसे होल्ड कर लिया और आगे लेके चले गए, आगे आपने अप्लाई में पेमेंट दे दिया। तो आपको जो नया शेयर मिला है ना, चाहे वो पार्शली पेड शेयर मिला हो या आपको फुल शेयर मिला हो, वो शेयर की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो गलत बता रहा है, जबकि आपने जो पैसा लगाया है वो अलग है। ये लाइन ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। अगर आपकी वो कॉस्ट गलत बता रहा है, क्योंकि आपने जो अप्लाई किया है वो कॉस्ट बता रहा है, बट आपने जो आर ई शेयर्स को बाय किया था वो कॉस्ट भी इसमें काउंट नहीं हुई है, तो ये सारा टॉपिक आपके लिए काम का है। मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये कुछ लोग क्या करते हैं, आर ई शेयर्स में अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है, तो उनके वो शेयर गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज आप काउंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो तो आपकी गलती है कि आपने उसमें अप्लाई नहीं किया, आपने शेयर बाय कर लिया, आपने अप्लाई क्यों नहीं किया, गलती आपकी है। वो चीज आपकी काउंट नहीं होगी, वो आपका शॉर्ट टर्म लॉस में काउंट नहीं होगा, वो कॉस्ट आपकी काउंट नहीं होगी। अगर आपने अप्लाई किया था ना आगे, तब आप उस कॉस्ट को काउंट कर सकते हो, ठीक है। ये लाइन दोबारा सुन लेना जो मैं बताइए आपको। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जाना जरूरी है आपको, क्या कि मान लेते हैं आपने आर ई शेयर्स को 2025 में बाय किए, ठीक है, बाय कर लिया आपने, और उसके अंदर आपने उसको अप्लाई कर दिया, सब कुछ चले गया, आपको फुल शेयर मार्च में मिल गए, बट आपने उसको सेल नहीं किया मार्च के अंदर, आपने उस सेल अप्रैल में या मई में करा है। तो अप्रैल और मई जो है ना, वो आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का पार्ट हो गया है। तब आप उस आर ई शेयर्स की जो कॉस्ट है ना, वो इस साल में काउंट नहीं करोगे, वो अगले फाइनेंशियल ईयर में काउंट होगी। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको
उस आरई शेयर्स की कॉस्ट कब काउंट करवानी है? जब आपने उससे आगे जो शेयर मिले हैं आपको, वो आपने जहां सेल किए हैं, वो सेल वैल्यू जहां पे आ रही है ना, जिस फाइनेंशियल ईयर में आ रही है, उस टाइम पे आपको उसमें एडजस्टमेंट करनी है। ऐसा हुआ था लास्ट ईयर 2024-25 फाइनेंशियल ईयर था, वहां पे मेरे कुछ शेयर थे जिसके मैंने आरई शेयर उस टाइम बाई किए थे, बट मैंने उस टाइम उनको सेल नहीं किया था। आरई शेयर बाय करके छोड़ दिया था, अप्लाई कर दिया, मुझे फुल शेयर मिल गए थे, उनको मैंने होल्ड कर लिया। उनको होल्ड करके मैंने उसके अगले साल जून जुलाई के अंदर मैंने उसको सेल किया था। तो मेरी वो कॉस्ट जो है, एडजस्टमेंट जो है कॉस्ट का, वो लास्ट ईयर वाले में नहीं हुआ था, वो इस बार वाले में होगा। मतलब जिस साल में आपने सेल किया है ना, उस साल के अंदर आपको एडजस्टमेंट करना होता है। जिस साल में आपने बाय किए वहां एडजस्टमेंट नहीं होगा, क्योंकि बाय तो कब मर्जी किया हो, मतलब थोड़ा करता है। आप जिस टाइम पे सेल करते हो ना, उस टाइम पे आपका प्रॉफिट लॉस काउंट होता है, उस टाइम पे आपको वो प्राइस में एडजस्टमेंट करना होगा। मैं अगेन बोल रहा हूं, थोड़ा सा वीडियो आपके लिए ऊपर से हो सक गया हो, कुछ कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर ना हो, बट अगर आप ये चीज़ फेस कर रहे हो, अगर आपने आरई शेयर्स को बाय किया है, आपने उसको आगे अप्लाई किया है, तो ये दोबारा सुन लेना, आपको पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने देखा ही है अभी एग्जांपल में कि भैया मेरा जो टैक्स 20 रुपीज़ का पर शेयर पड़ना था मुझे, वहाँ टैक्स मेरा 100 रुपये का आया था। एक शेयर की बात कर रहा हूँ मैं, किसी ने लाखों रुपए लगाए होंगे तो वहाँ पे उसका जो टैक्स है वो 5 गुना हो गया है। जो टैक्स उसका 20-30 हज़ार होना चाहिए था, वहाँ पे उसका टैक्स 1.25 लाख का आ गया है। तो मैंने खाली एग्जाम्पल लिया है, ऐसे और एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके पास में जहाँ आपने आरई शेयर्स में काम किया हो। समझ रहे हो? तो आपके पास में डिटेल होनी चाहिए कि आपने कौन कौन से आरई शेयर्स में काम किया था, उसको आपने कितने अप्लाई में कैसे कैसे आगे ले गए थे, फिर आपने उसकी पेमेंट कब करी थी, क्या किया, सब डिटेल होनी चाहिए। और आपकी टोटल कॉस्ट जो आपने लगाई है वो आप उसमें मैनुअली ऐड करके चेंज कर सकते हो। ये मेरा आज की वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये है। सो आइए, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है वो क्लियर हो चुका होगा। अभी भी कोई डाउट हो, कुछ कंफ्यूजन हो तो नीचे मैसेज कर देना। कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है, मैं आपकी हर एक क्वेरी को पढ़ता हूँ और रिस्पॉन्स करने की पूरी कोशिश भी करता हूँ। साथ में चैनल को सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है वो हिट कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी इस तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी, बायबैक की स्ट्रैटेजी, ओएफएस की टेक्निक्स, रेट इश्यूज, आईपीओ की रिव्यू, आईपीओ की लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, ये सब कुछ यहाँ मिलता रहता है। ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो, उसके लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और साथ में जो बेल आइकन है घंटे का निशान प्रेस कर लेना, ताकि जैसी वीडियो आएगी आपको मैसेज मिल जाएगा और वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। आइए, कर लिया होगा। टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे न्यूज़ चैनल बना रखा है, न्यूज़ ग्रुप बना रखा है। अगर आप उसका पार्ट नहीं हो अभी तक तो पार्ट बन जाना। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मेंशन कर दिया गया है, टेलीग्राम का भी व्हाट्सएप का भी। आप वो चैनल, वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको डेली स्टॉक्स की न्यूज़, आईपीओ की न्यूज़ और काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स का रिमाइंडर मिलता रहता है। वीडियो को लाइक शेयर कर देना ताकि ये जानकारी जो सभी तक पहुँच जाए, क्योंकि इस जानकारी को शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, बट जिसके लिए वीडियो काम का है वहां तक पहुंच गया अगर ये वीडियो, तो उस पर्सन का काफ़ी अच्छा फायदा हो सकता है। वो जो एक्स्ट्रा टैक्स पे कर रहा है वो पे नहीं करेगा। तो बस यही आज का वीडियो है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे।